शेखावटी डिफेंस एकेडमी की डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए कुछ मेथड्स की। हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बेसिकली हमें इसमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। पहले तो हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की हमें उसके क्या फिजिकल सेंस है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हमें हुई। मान लीजिए कि इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये कोई एक बॉडी और यहाँ कोई एक आदमी खड़ा है। हमें यदि पूछा जाए कि इस आदमी से इस बोर्ड की डिस्टेंस क्या होगी या इस आदमी से ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से देखा जाए तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से इसको मेज़र किया जाए। तो जैसे यहाँ से मेज़र करें तो डिस्टेंस अलग आएगी, यहाँ से मेज़र करें तो डिस्टेंस अलग आएगी, यहाँ से मेज़र करें तो डिस्टेंस अलग आएगी, यहाँ से मेज़र करें तो डिस्टेंस अलग आएगी। हर पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस अलग अलग आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फिजिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन वगैरह को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हम उसके सारे द्रव्यमान को एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज मान सकें। उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट है। इस रैंडम ऑब्जेक्ट का मास है m। ये मास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंट्रलाइज माना जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। और बाद में इसी पॉइंट के आधार पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन यानी स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ अपन सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन की यदि अपन बात करें परिभाषा की, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या किसी बॉडी का सारा द्रव्यमान सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रित माना जाता, होता नहीं केंद्रित माना जाता है, वह बिंदु जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट या फिर कणों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सारा द्रव्यमान एक जगह केंद्रित माना जाता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फिजिकल सेंस समझने के लिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। द्रव्यमानों के निकाय या किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, उसे अपन कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें काम में ली हैं, या तो द्रव्यमानों का निकाय होगा या फिर कोई वस्तु होगी। फॉर एग्जांपल इसको दोनों को अलग अलग समझते हैं। मान लीजिए अपने से ये कहा जाए कि एक द्रव्यमान यहाँ रखा है, 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 और इन सब की पोजिशन वगैरह हमें दे रखी हो, इनके कोऑर्डिनेट वगैरह दे रखे हों, तो ये तो हो गया द्रव्यमानों का निकाय। या फिर हमें कोई बॉडी दे दिया, जैसे कहा जाए कि एक हमारे पास डिस्क है जिसमें ये पूरा द्रव्यमान भरा हुआ है, ये हमारे को एक बॉडी दे दी, इसका द्रव्यमान केंद्र हमें कैलकुलेट करना है। या फिर हमें कह दिया जाए कि हमको रिंग दे रखी है, रिंग दे रखी है, तो ये भी एक बॉडी हो गई। या फिर स्पेयर दे रखा है, इस तरीके से। तो द्रव्यमानों का निकाय जिसमें बहुत सारे द्रव्यमान हो या फिर कोई बॉडी, इन दोनों कंडीशन में अपने को द्रव्यमान केंद्र कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट करने से पहले, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट,
जो पूरे द्रव्यमान केंद्र वाले इस टॉपिक में हमारे काम आता रहेगा। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि सममित द्रव्यमान वितरण कहाँ कहाँ है। सममित द्रव्यमान वितरण चेक करेंगे। ये सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान वितरण सममित यानी एक जैसा होगा, उनका ज्यामितीय केंद्र ही उनका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं रिंग की। यदि हम ये कह रहे हैं कि ये रिंग है, तो रिंग का चारों तरफ से द्रव्यमान केंद्र सममित है, एक जैसा वितरण है द्रव्यमान केंद्र का, तो इसका जो ज्यामितीय केंद्र है ये वाला, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कि हमें कोई डिस्क दे रखी है जिसमें द्रव्यमान भरा हुआ है। यहाँ भी अपन बात करें कि भाई बहुत सारा द्रव्यमान यहाँ इसमें भरा हुआ है, ये इसका द्रव्यमान भी एक जैसे वितरण वाला है। यदि इसका द्रव्यमान एक जैसे वितरण वाला है, तो इसका जो ज्यामितीय केंद्र है यहाँ पर, वही इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमें कोई स्फीयर दे रखा है, चाहे होलो स्फीयर है चाहे सॉलिड स्फीयर है। यहाँ भी इसका जो द्रव्यमान वितरण है वो एक जैसा है, तो इसका जो ज्यामितीय केंद्र है वही इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। सबसे बेसिक बात यह है कि यदि हमें ये कहा हुआ हो या हमें क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ हो, यदि ऑब्जेक्ट या द्रव्यमानों के निकाय का द्रव्यमान वितरण सममित हो, एक जैसा हो, तो उसका ज्यामितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। आगे अपन क्वेश्चंस में जगह जगह यूज करेंगे। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड, कि हमें कैसे निकालना होता है द्रव्यमान केंद्र, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र निकालने का क्या तरीका अपने पास है। तो इसमें देखिए, यदि सममित वितरण वाली वस्तु होगी तो उसकी अपन पहली बात कर चुके हैं, उसका द्रव्यमान केंद्र ही उसका ज्यामितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। लेकिन यदि हमें ऐसा नहीं दिया हो, ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम एक सिस्टम मानते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए कि दो द्रव्यमानों का एक सिस्टम है। एक द्रव्यमान हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान है m1। एक द्रव्यमान हमारे पास यहाँ रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m2। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। यदि मूल बिंदु से पहला जो द्रव्यमान है उसका सदिश जो है वो r1 यानी उसकी स्थिति r1 वेक्टर है, और दूसरे द्रव्यमान की सदिश स्थिति r2 वेक्टर है, तो इन दोनों द्रव्यमानों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा, द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। दो द्रव्यमान यदि हमें दिए हुए हों तो उनकी स्थिति हमें साथ में दी हुई हो, तो उनके द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो काम आएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है। इसको हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये हमें r के पदों में ना दिया हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो। मतलब यदि हम ये कहा जाए कि m1 जो है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और m2 जो है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। मतलब यदि वेक्टर रूप में नहीं दिया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया हो, तो हम द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए द्रव्यमान केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें सेम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से यदि हमें द्रव्यमान केंद्र का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़े, तो द्रव्यमान केंद्र का y कोऑर्डिनेट भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। द्रव्यमान केंद्र का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से यदि z कोऑर्डिनेट निकाले तो भी वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। इसके अलावा यदि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनकी बात करें तो भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। मान लीजिए कि यहाँ हम ये कह दें कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ बनाया है, इसमें जो m1 पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है v1, और जो m2 पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है v2। यदि हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। बेसिकली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है कोऑर्डिनेट इसके वेक्टर फॉर्मेट के लिए r के लिए,
वही कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगेगा, वही वेलोसिटी के लिए लगेगा, वही एक्सलेरेशन के लिए लगेगा, और भी कोई यदि अपन इस तरह से एक मोशन और इसके पोजीशन से रिलेटेड कोई कोऑर्डिनेट होगा तो वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करेगा। यहाँ अपन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास की फील आए। हम इन सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक बात की है, हमने बेसिकली यहाँ तक दो ही बातें की है। एक तो इस फॉर्मूले को पढ़ा है और हमने ये कहा है कि हमें सिमेट्री ढूंढनी है, सममिति ढूंढनी है। यदि सममिति या सिमेट्री हमें मिलती है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र हमें निकालना है वो उसके ज्यामितीय केंद्र पर एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों के आधार पर हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ से कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये कहा गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है और एक मास यहाँ रखा हुआ है। इस पहले वाले मास का जो द्रव्यमान है वो हमें दिया हुआ है m, और जो दूसरे मास का जो द्रव्यमान है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान है 2m, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 10 और इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 40। यहाँ पे बेसिकली देखो हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की अपन बात करें तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ देखिए दोनों जो ऑब्जेक्ट हमें दे रखे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं। तो हमें बेसिकली द्रव्यमान केंद्र का निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक द्रव्यमान केंद्र का निकालना है। तो एक्स निर्देशांक द्रव्यमान केंद्र का हम निकाले तो फॉर्मूला वही हम लगा देते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का एक्स निर्देशांक। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ अपन इसको सोल्व करें तो x सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक हमारे पास आएगा, m1 की वैल्यू है हमारे पास m और उसका कोऑर्डिनेट जो है वो है 1, और जो दूसरा द्रव्यमान है हमारे पास उसका द्रव्यमान है 2m और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। यहाँ से हमने सोल्व किया, 8 और 1 9 ऊपर आ रहा है, x सेंटर ऑफ मास हमारे पास मिलेगा 9m डिवाइडेड बाई 3m। तो x सेंटर ऑफ मास जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3, यानी इन दोनों के बीच में कहीं हमें यहाँ जो है वो 30 पर इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ हमने सोल्व किया है इस सबसे बेसिक क्वेश्चन का। चलिए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम दूसरा कोई एग्जांपल यहाँ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम करते हैं। हमें दे रखा है कि एक द्रव्यमान है यहाँ और दूसरा द्रव्यमान है यहाँ। पहले द्रव्यमान का जो द्रव्यमान हमें दे रखा है, जो वैल्यू इसकी दे रखी है वो है m, और दूसरे द्रव्यमान की जो वैल्यू है वो 3m, और हमें इस बार दे रखा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। अब देखिए यहाँ हमें बेसिकली इनके कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो पहले वाला जो हमें दिया हुआ है उसको मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, और यदि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d0। और इस आधार पे दोनों के कोऑर्डिनेट हमें यदि मिल गए तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र का जो एक्स निर्देशांक हमें यहाँ कैलकुलेट जो करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वही m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ देखिए भाई कि m1 की वैल्यू यदि अपन यहाँ लिखें तो m1 की वैल्यू हमें मिल रही है m, और उसका x कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ 0 है, और m2 की जो वैल्यू है वो 3m है और उसका x कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ d, डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। जो हमने टोटल इसको सोल्व करें तो सेंटर ऑफ मास का जो द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक आएगा यहाँ पर वो आएगा हमारे पास ऊपर से 3md और नीचे आएगा 4m। तो जो इसको टोटल एक्स सेंटर ऑफ मास यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो आएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3d/4। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ओरिजिन दिया हुआ नहीं था, हमने ये माना है।
तो हमारे मानने के हिसाब से हमारा ये आंसर 3d/4 आया है। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो इस ओरिजिन से है, मतलब यहाँ से 3d/4 पर है। और एग्जाम में इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, यदि कई बार ऑप्शंस के आधार पर मतलब सही ऑप्शन यदि इसका अपन सॉल्यूशन लिखें तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा 3d/4 डिस्टेंस पर, 3d/4 डिस्टेंस पर लाई करेगा फ्रॉम मास m, यानी m मास से 3d/4 पे होगा। यदि हमें ऑप्शन के हिसाब से 3m से इसको पूछ रहे हैं, तो यदि हम सेंटर ऑफ मास का 3m से डिस्टेंस निकालना चाहें तो टोटल डिस्टेंस d है, तो इसके लिए अपन d में से यहाँ पे 3d/4 घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा d/4, यानी कि सेंटर ऑफ मास पहले वाले m मास से 3d/4 डिस्टेंस पर है और दूसरे वाले मास यानी 3m से d/4 डिस्टेंस पर है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको पिक करेंगे, दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमें एग्जाम में हो सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम किसी को भी ओरिजिन कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, दोनों में से किसी भी मास को, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो फाइनल आंसर है वो ये हमें विशेष ध्यान में रखना है कि हमने किसको ओरिजिन माना था, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो कौन से मास से आया। चलिए इससे रिलेटेड हम और एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोनों पर 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं, m, m, m और m। हमें ये दिया हुआ है कि इसकी जो वर्ग की जो भुजा है वो a है, यानी चारों भुजाएं इसकी a है, और हमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे। यदि सिमेट्री है तो उसका ज्यामितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, हम तो किसी भी एक को जो है वो ओरिजिन मान सकते हैं। यहाँ हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि ये पॉइंट ओरिजिन है तो यहाँ पे देखो कि इसका जो पूरा जो हमें सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, तो ये सममित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है। यदि ये सममित द्रव्यमान वितरण की वस्तु है तो जो इसका ज्यामितीय केंद्र है यानी ये वाला बिंदु ही इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। और जाहिर सी बात है यदि इसका अपन कोऑर्डिनेट लें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 a/2। तो बेसिकली बिना किसी फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का कोऑर्डिनेट बता देंगे a/2 a/2, क्योंकि ये सममित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है। चलिए द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड हम लेवल अप करके क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर m, m और m द्रव्यमान रखा हुआ है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें a दे रखी है और ये क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि ये जो पहला पॉइंट है ये ओरिजिन है, हमें निकालना है कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ लाई करेगा। तो पहले तो ये देखिए कि यदि ये पहला वाला मास इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, यदि इसका जो निर्देशांक 0 0 है तो इसका निर्देशांक आ जाएगा a0। और इस तीसरे वाले का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री होगा। यदि मैं यहाँ से इसको नीचे की साइड मिला दूँ तो ये देखिए ए भुजा का इधर वाला ये जो पार्ट है ये तो आएगा ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, और ये वाला जो पार्ट है ये आएगा ए साइन थीटा। और यदि ये वाला पार्ट ए साइन थीटा है, ये वाला पार्ट ए कॉस थीटा है, तो इतना पार्ट तो आएगा a/2 और ये वाला पार्ट आएगा √3a/2।
दोबारा समझिए इस बात को। मैंने ये कहा है कि पहला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमने इसका लिखा है वो 0 0 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम दूसरे वाले इस द्रव्यमान का यदि अपन इधर जाएं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें देखो x कोऑर्डिनेट तो इतना है यहाँ तक और y कोऑर्डिनेट इतना है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की अपन बात करें तो देखिए ये a जो है इसके अपन दो टुकड़े कर लेते हैं। इस साइड का टुकड़ा आएगा a cos थीटा और इस साइड का टुकड़ा आएगा a sin थीटा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट आएगा a sin थीटा और a cos थीटा x कोऑर्डिनेट है इसका, a cos थीटा, और जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा a sin थीटा। हमारे पास यहाँ थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ, उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर दें तो ये वाला जो इसका x कोऑर्डिनेट है ये बनेगा a/2 और जो ये y कोऑर्डिनेट इसका बनेगा वो बनेगा √3 a/2 इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास तीनों द्रव्यमानों यानी इस द्रव्यमान का, इसका और इस द्रव्यमान का, तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। इसमें तीसरे द्रव्यमान का जो कोऑर्डिनेट निकालना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार डिफेंस सर्विसेज में पूछा हुआ है। तो यहाँ से अपने पास तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। यदि अब अपने को सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से अपन x सेंटर ऑफ मास निकाल लें बराबर m1 की वैल्यू है हमारे पास m और उसका कोऑर्डिनेट है 0, दूसरा है हमारे पास m और उसका कोऑर्डिनेट है a, और तीसरा जो द्रव्यमान है हमारे पास है वो m और उसका x कोऑर्डिनेट है a/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे m प्लस m यानी 3a 3m हो जाएगा। यहाँ ऊपर से अपन इसको सॉल्व करें, x सेंटर ऑफ मास यहाँ पर अपने पास इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो बन रहा है यहाँ पे 3m a/3m और ये आएगा 2, 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा। x सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास आएगा a/2। और इसी तरीके से इसका अपन y कोऑर्डिनेट यदि अपन निकालें, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट यदि अपन निकालें तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला हमें फॉलो करना है m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो हमारे पास ये जो इसकी वैल्यूज़ हम रखें तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हमारे पास सॉल्व हो रहा है। सेंटर ऑफ मास का पहला द्रव्यमान है m, उसका y कोऑर्डिनेट 0, दूसरा द्रव्यमान भी m, उसका y कोऑर्डिनेट भी 0, और तीसरा जो द्रव्यमान है वो m है और उसका y कोऑर्डिनेट है √3a/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m यानी 3m। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा ma√3/2 और ये 3m, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, √3 से इसको अपन सॉल्व करें तो ये बनेगा a/2√3। इस तरीके से फाइनल यदि अपन कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन का लिखें तो इस क्वेश्चन का फाइनल कोऑर्डिनेट अपने पास आएगा सेंटर ऑफ मास का जो है x कोऑर्डिनेट आ रहा था इसका a/2 जो हमने यहाँ सॉल्व किया है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट ये है a/√2 यहाँ हमने सोल्व किया, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a/2√3। ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग सोल्व किए। यहाँ पे एक सीधी सीधी ट्रिक और है, यहाँ अपन बात करें कि ये जो दोबारा इस डायग्राम में आते हैं, इस डायग्राम की अपन बात करें कि ये m द्रव्यमान है, ये m द्रव्यमान है और ये m द्रव्यमान है, तीनों द्रव्यमान है। यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ। अब देखिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पर होगा, और इस लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है a/2,
क्योंकि ये a/2 पे खींची हुई लाइन है। इसका मतलब यदि अपन डायरेक्ट भी लिख देते कि x सेंटर ऑफ मास हमेशा इसका a/2 आएगा तो भी सही होता, हमें इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, और y कोऑर्डिनेट हमें इसको कैलकुलेट इसका करना ही था। तो इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो सिंपली हमें सिमेट्री से मिल जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहले सोल्व किया और बाद में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है, सममित है। और यदि पूरा सिस्टम सममित है तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसी लाइन पर होगा। यहाँ पे देखिए कि यदि पूरा सिस्टम सममित द्रव्यमान वितरण वाला एग्जैक्ट होता तो इसका ज्यामितीय केंद्र ही इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाता, लेकिन वो तो है नहीं। तो एक लाइन के रेस्पेक्ट में ये सममित द्रव्यमान वितरण वाला है, तो लाइन के रेस्पेक्ट में सममित द्रव्यमान वितरण वाला यदि ये वस्तु है तो लाइन के रेस्पेक्ट में ही उसी लाइन पर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर आएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अपन सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड करते हैं। मान लीजिए हमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि एक हमें आकृति दी हुई है, आकृति का नाम है OABCD और E। हमें ये कहा गया है कि ये जो OA है ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो OE है ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये जो पूरी प्लेट है बेसिकली ये कोई मेटल की काटी हुई प्लेट है, और ये जो प्लेट है OABCDE इस पूरे का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। अब सबसे पहले बेसिक बात यह है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है r का या x का, x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का, z कोऑर्डिनेट का या r का, जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो मेथड यहाँ लागू नहीं होगा डायरेक्टली। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। हमें ये कहा गया है कि OABCDE ये पूरा का पूरा एक मेटल की प्लेट है और इस पूरी मेटल की प्लेट का द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। ये हमें कोई इसका कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं दिया हुआ, और जाहिर सी बात है कि अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हैं। पार्टिकल अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे और वहाँ से फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है, ये द्रव्यमानों का निकाय नहीं है, एक वस्तु है, दृढ़ वस्तु है। इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसमें हम सिमेट्री वाला जो है वो पॉइंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मैं इसको 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। इसको 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने पर हुआ ये कि 3 किलोग्राम की जो वस्तु थी वो अब 1-1 किलोग्राम की 3 वस्तुओं में टूट गई। और अब ये जो तीनों वस्तुएं हैं, चाहे ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट जो हमारे पास यहाँ है, ये तीनों पार्ट जो हैं वो सममित द्रव्यमान वितरण वाले हैं। ये सममित द्रव्यमान वितरण वाले हैं तीनों पार्ट, और सममित द्रव्यमान वितरण वाले यदि हैं तो हम यहाँ कह देंगे कि इन तीनों का जो द्रव्यमान केंद्र है उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही होगा। पहले तो ये देखिए कि ये जो तीनों पार्ट हैं वो 1-1 किलो के हो गए। 3 किलोग्राम की एक वस्तु से हमें 1-1 किलोग्राम के 3 ऑब्जेक्ट मिल गए, और ये तीनों ऑब्जेक्ट सममित द्रव्यमान वितरण वाले हैं। तो पहले का द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, दूसरे का द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा और तीसरे का द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा। हम यहाँ ये साफ कह सकते हैं, हमने शुरू में डेफिनेशन में ये कहा था कि द्रव्यमान केंद्र हम उस बिंदु को कहते हैं जहाँ पर किसी द्रव्यमानों के निकाय या वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। यदि ये इस पहले पार्ट का द्रव्यमान केंद्र है तो हम कह देंगे कि इस पार्ट पर, इस पॉइंट पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा हो, इस पॉइंट पर भी 1 किलो का द्रव्यमान रखा हुआ मान सकते हैं और इस पर भी 1 किलो का द्रव्यमान रखा हुआ मान सकते हैं। अब हमारे पास जो एक वस्तु थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। अब यहाँ पर अपन इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट लिखने में थोड़ा ध्यान से देखना। इस पॉइंट को हम यदि ओरिजिन मान लेते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया 20, ये वाला पॉइंट हो गया 10
यहाँ पर इसकी बात करें तो ये पॉइंट हो गया 0 2। इस पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट डी के लिए यदि अपन जाएं तो पॉइंट डी में हम एक्स में तो जाएंगे 1 और वाई में जाएंगे 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 2। या फिर अपन इनका पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं लेने की बजाय हम इनके जो द्रव्यमान केंद्र है उसी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। ये बिंदु हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर गए तो ये वाला बिंदु 2 पर है, ये 1 पर है, तो ये आधे पर है। और इधर ऐसे ही ये वाला बिंदु 0 पर है, तो ये 1 पर है, तो ये 2 पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x में भी 1/2 और y में भी 1/2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में तो 3/2 और y में 1/2। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में 1/2 और y में 3/2। अब इस तरीके से हमें 3 द्रव्यमान मिल गए। पहला द्रव्यमान 1 kg का है, 1 kg का है, जिसके कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2। दूसरा जो द्रव्यमान है वो भी 1 kg का है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3/2 और 1/2। और तीसरा जो द्रव्यमान है वो भी 1 kg का है और उसके कोऑर्डिनेट है 1/2 और 3/2। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन हमने बेसिक उसी फॉर्मेट में चेंज कर लिया जिस फॉर्मेट में हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम अब जो है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आएगा, वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ देखिए m1 यानी 1 किलो का द्रव्यमान है, तो x सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ कैलकुलेट होकर जो आएगा वो आएगा m1 हमारे पास 1 किलोग्राम है, x1 हमारे पास 1/2 है, m2 हमारे पास 1 किलोग्राम है, x2 हमारे पास 3/2 है और m3 हमारे पास 1 किलोग्राम है और इसका कोऑर्डिनेट है 1/2। और नीचे m1 प्लस m2 m3 तीनों 1 किलोग्राम, तो नीचे आएगा 3। तो ये इसको हम सॉल्व करें तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 बाई 2 और ये 3, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5/6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम इसका y कोऑर्डिनेट भी सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट भी इसका सेम आएगा, y कोऑर्डिनेट भी यहाँ कैलकुलेशन से हमें 5/6 मिलेगा। इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जगह हमें यहाँ कोई दृढ़ वस्तु दे दी थी, कोई वस्तु दे दी थी, जिसको हमने उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जो हमारे पास फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करें तो हमारे पास है एक रॉड हमें दे रखी है जिसकी लेंथ है L और उसका मास है m। दूसरी रॉड भी हमें दे रखी है जो इसके मिड पॉइंट से टच कर रखी है और हमें कहा है कि इसकी लेंथ भी m है और इसका मास भी m है, L और m इसका मास है। हमें कहा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। तो ध्यान से देखो, पहली जो रॉड ये है ये सममित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है। सममित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है तो इसका ज्यामितीय केंद्र इसका ज्यामितीय केंद्र ही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ज्यामितीय केंद्र इसका जस्ट बीच में आएगा, यानी यहाँ पे L/2 डिस्टेंस पर इसका ज्यामितीय केंद्र होगा। हम कह सकते हैं कि सारा रोड का जो द्रव्यमान है यहाँ है, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया इस पॉइंट पर m द्रव्यमान रखा हुआ। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल वाली जो हमें जो रोड दे रखी है वो भी सममित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है, तो हम कहेंगे कि इसके ज्यामितीय केंद्र पर भी इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो यहाँ बीच में इसका द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास इस तरह से हो गया कि एक द्रव्यमान यहाँ है और एक द्रव्यमान यहाँ है, दोनों सममित है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखिए, बेसिकली यदि हम यहाँ से अपना शुरू करें ओरिजिन, तो ये L लेंथ थी तो ये यहाँ का पॉइंट हो जाएगा L/2 और ये L लेंथ थी तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा L/2 और इनके बीच में यानी ये जो पॉइंट जिसको हमने सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो L/4।
यानी बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल यानी जो क्षैतिज हमने रॉड रख रखी है उसके मध्य बिंदु से L/4 नीचे इस निकाय का जो है वो द्रव्यमान केंद्र होगा। हमारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके से भाषा लिखी हुई होती है कि ऊर्ध्वाधर रोड से L/2 इधर, ऊर्ध्वाधर रोड से L/2 इधर, या फिर क्षैतिज रोड से L/2 ऊपर, क्षैतिज रोड से L/2 नीचे। तो इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो यह है कि जो क्षैतिज हमारे को छड़ दे रखी है, ये क्षैतिज छड़ है, इससे L/4 नीचे इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।